गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमने कल ली थी सॉइल साइंस की, जिसमें हमने सिर्फ सॉइल साइंस का इंट्रोडक्शन किया था। सॉइल साइंस काम क्या आती है, सॉइल साइंस हमें पढ़ना क्या है ट्वेल्थ में, तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारी जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहली क्लास का देख लेते हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था सिर्फ सॉइल साइंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, वो किस शब्द से ली गई है, और देन उसके बाद उस पर रिसर्च कहाँ हुई है, फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे कहते हैं, सॉइल साइंस को अपने भागों में बांटा गया है। ये सब चीज़ें हमने कल वाले लेक्चर में कंप्लीट की थी। एंड देन नेक्स्ट की बात करें तो आज वाले में करेंगे नेक्स्ट वाली बात। अगर हम आज की बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होता है मृदा संरक्षण या सॉइल कंपोजिशन, यानी जो हमारी सॉइल है वो बनी किस किस चीज़ से है। जैसा कि हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारी जो सॉइल है वो खनिज पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से और सूक्ष्म जीव तीनों के संगठन से बनी होती है। तो उसी के आधार पर इनको आगे बांटा गया है कि जो हमारी सॉइल है उसका जो कंपोजिशन होता है वो मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली होती है हमारा खनिज पदार्थ, जो कि हमें किससे मिलता है, चट्टानों से। सेकेंड होता है हमारा कार्बनिक पदार्थ, और जब थर्ड होता है जल, और लास्ट जो होता है वो होती है वायु। आई नो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सूक्ष्म जीव हुए या वातावरण हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारी चीज़ें भी अपनी सॉइल साइंस में आती है। बट जो मेनली जो इनको डिस्क्राइब किया गया है, जो मेन जो डिवीज़न किया गया है वो इन 4 भागों के आधार पर किया गया है। कौन कौन से? पहला होता है खनिज पदार्थ, जो कि किसी भी मृदा का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट भाग होता है। सेकेंड होता है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बनिक पदार्थ, जो हमें पता था कि कहाँ से मिलता है। जैसे हमने कल क्लास में बात की थी कि ये जो मैटर होता है हमें कहाँ से मिलता है, वनस्पति भागों से या जीव जंतुओं के अवशेषों से, या जो फसलों के अवशेष बचते हैं या आसपास का जो कूड़ा करकट होता है वहाँ से मिलते हैं। थर्ड होता है वायु और जल। ये जो दोनों चीज़ें होती है जो 25% की उसमें होती है पोर्शन में, ये होती है अपने मृदा में जो कण पाए जाते हैं उनके बीच में जो रंध्रावकाश पाए जाते हैं, ये वहाँ पाए जाती है। 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में एक टॉपिक था तुम्हारे एग्रीकल्चर में, मृदा की स्ट्रक्चर ना, सोइल संरचना, जिसके अंदर तुम लोगों ने कई तरीके की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जैसे प्लेटी स्ट्रक्चर, क्रम्बी स्ट्रक्चर, ब्लॉक टाइप की स्ट्रक्चर। तो उनके बीच में जो कणों के बीच में जो रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों में पाई जाती है जल और वायु, जिनका पोषण होता है 25%। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज अभी ट्रेंड में भी ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा आ रही है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, तो हमारी जो मृदा होती है उनमें कितने % ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, 5%। बिकॉज परसेंटेज की बात करते हैं हम, जो परसेंटेज होता है वो 100 में कैलकुलेट किया जाता है। तो अपन ने मैथ्स में पढ़ाई होगा कि जो परसेंटेज होता है वो 100 में कैलकुलेट किया जाता है, और जो डिग्री होती है वो 360 में कैलकुलेट की जाती है। तो परसेंटेज की बात करें, 45% का जो एरिया होता है संगठन में ये कवर करता है अपना मिनरल्स। सेकेंड जो होता है 5% वाला जो एरिया होता है कौन कवर करता है, ऑर्गेनिक मैटर। और बचता है कौन, 50%, जिसमें 25% क्या आती है अपनी वायु, और 25% क्या आता है अपना जल। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मृदा सतह पर हमें कार्बनिक पदार्थ दिखाई देते हैं, वो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जो ऐसे हमें दिखाई नहीं देते, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, पर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें या अगर हम सॉइल टेस्टिंग लैब में उसका टेस्ट करवाएं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें दिखाई देती है। जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपघटित करते हैं, लगातार उसको तोड़ते हैं, और तोड़ के किसमें बदल देते हैं, ह्यूमस में। ह्यूमस तो जानते हैं ना, बिकॉज ह्यूमस सबसे मेन जो चीज़ होती है कार्बनिक पदार्थों की, जो काला गहरा पदार्थ बनता है ह्यूमस, जो जिसके आधार पर हमें क्या होती है, हमारी मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में टूटकर किसमें बदल जाते हैं, ह्यूमस में बदल जाते हैं। और जो ह्यूमस होता है वो किस कलर का होता है, अपने काले कलर का होता है। इसी के कारण जो मृदाएं होती है, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन मृदाओं को खोदते हैं तो जो स्टार्टिंग की जो परत होती है ना, ऊपर वाली परत, वो ब्लैक होती है ना, गहरी होती है। और जैसे जैसे अपन नीचे चले जाते हैं, मतलब नीचे खुदाई करते रहते हैं, जो कलर होता है सॉइल का वो क्या थोड़ा लाइट होता चला जाता है। तो उसका जो रीज़न क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, हम ह्यूमस की बात करें तो यूएसडी यानी यूनियन स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म है यूनियन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने क्या कहा कि जो सॉइल होती है उसमें लगभग 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। कितना मैटर होता है,
ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट होता है 5%। बट इसने जो कैलकुलेशन दी थी या जो थ्योरी दी थी वो किसके आधार पर दी थी, पूरे वर्ल्ड वाइड सर्वे के आधार पर, यानी स्पेशली इंडिया या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बारे में नहीं, और पूरा जो अपन वर्ल्ड की बात करें तो उस वर्ल्ड का अगर एवरेज निकाले तो मृदाओं में लगभग 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। पर अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो इंडिया में जो मृदाएं होती है उनमें लगभग 0.5 से ओनली 1% तक ही क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। यानी इतना कम। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में एवरेज कितना परसेंट होता है, 5%। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना परसेंट होता है, 0.5 से 1%। इतना कम होता है। इवन कहीं कहीं तो 0.3% भी पाया जाता है। और अगर एवरेज की बात करें तो इंडियन मृदाओं में क्या होता है, 0.5 से 1% तक ही कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ मतलब मोस्ट ऑफ जो फसलें होती है उनमें प्रोडक्शन तो अच्छा आता है, पर प्रोडक्टिविटी बाकी अगर वर्ल्ड की अपेक्षा देखा जाए तो कम होती है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग वर्ड है। जो 12th एग्रीकल्चर के हैं, प्रोडक्शन यानी खुद उत्पादन होता है, और जो प्रोडक्टिव होती है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, यानी 1 हेक्टर में हमने कितनी उत्पादन हुआ, यानी 1 हेक्टर में हमने कितनी बोरियां भरी, वो होती है प्रोडक्टिविटी। और टोटल एरिया में हमारे पास कितनी प्रोडक्शन आया, वो होता है अपना प्रोडक्शन। तो समझ में आया ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में मृदा में 5% पाया जाता है। और सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनकी उपस्थिति में क्या होता है, ये काले गहरे पदार्थ यानी ह्यूमस में बदल जाता है, जिसके कारण जो अपनी मृदाएं होती है वो कैसे होती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। यानी ब्लैक सॉइल की बात नहीं हो रही, ऑलमोस्ट जितनी भी सॉइल मृदाएं होती है उनकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपना खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ की बात करें तो यानी मृदा जो होती है वो किससे बनी होती है। हमारी लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें भी हमने इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि जो अपनी जो मृदाएं होती है वो किससे बनी होती है, चट्टानों से बनी होती है। चट्टानें क्या होती है, टूटती है, चाहे वो प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो प्रेशर आपका ताप की वजह से हो, वायु की वजह से हो, या टेम्परेचर की वजह से, या किसी भी दबाव से जब वो मृदा चट्टानें टूटती है तो टूट कर क्या बनाती है, पेरेंट मटेरियल बनाती है, यानी पैतृक पदार्थ, जिसको हम रिगोलिथ भी कहते हैं। और उस रिगोलिथ जो वो रिगोलिथ होता है वो लगातार टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी सोल या मृदा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा भाग पोषण पाया जाता है मृदा में वो पाया जाता है अपने खनिज पदार्थों का। ठीक है, अगर खनिज पदार्थों की बात करें तो जो मृदा अपनी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ था, लावे से होता है। और ऑब्वियसली बात है जब लावे से चट्टानें का निर्माण होता है तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। जैसे चट्टानें होती है ना 3 तरह की, कौन कौन सी, आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांती। तो इसके हिसाब से क्या होती है, अपने मिनरल्स भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी मिनरल्स यानी प्राथमिक मिनरल्स, और दूसरे होते हैं अपने सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स यानी वो मिनरल्स जो डायरेक्ट हमें चट्टान से प्राप्त हुए थे, यानी जैसे लावा जमा था, लावा जमने के बाद जैसे आग्नेय चट्टान बनी, तो आग्नेय चट्टान में जो मिनरल्स है वो क्या हो गया, अपने प्राइमरी मिनरल। और जब चट्टानें टूटती है तो ऑब्वियसली बात है कि अपने मिनरल्स भी टूटते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं उनमें जब टूटे हैं तो टूटने के बाद कुछ क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है उनका। और जो केमिकल कंपोजिशन चेंज होकर जो नए मिनरल्स बने उनको किस कैटेगरी में रख दिया गया, अपने सेकेंडरी कैटेगरी में, यानी द्वितीय खनिज पदार्थों को। तो खनिज पदार्थों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक खनिज पदार्थ, यानी वो खनिज पदार्थ तो हमें डायरेक्ट चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि क्वार्टर हुआ, फेल्सपार हुआ, या डोलोमाइट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं द्वितीय खनिज पदार्थ, यानी वह खनिज पदार्थ जो प्राथमिक खनिज पदार्थों के टूटने से बने थे, क्या कहलाते हैं, द्वितीय खनिज पदार्थ। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नेटाइट, लेमेटाइट या डोलोमाइट। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब 2 चीजें क्लियर हो गई अपनी, एक तो होती है खनिज पदार्थ, नेक्स्ट होता है कार्बनिक पदार्थ। दोनों का कल क्लियर है, यानी 50% एरिया जो है अपनी सोइल का वो कवर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जल की। जल वाला टॉपिक 11th में भी पढ़ा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जल की बात करें तो जो जल होता है वो मृदा में जो कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, उनके बीच में जो रंध्र होते हैं उनमें उपस्थित होता है। जैसे कि अगर माना कि ये मृदा के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से जब मृदा के जो कण उपस्थित होते हैं उनके बीच में जो छोटी एरिया पाया जाता है उसमें जो उपस्थित होता है वो जल, इसमें 25% जल होता है, 25% क्या होती है, वायु होती है। अगर जल की बात करें तो हमारी जो मृदाएं होती हैं उनमें 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। पहला होता है आर्द्रताग्राही जल, दूसरा होता है गुरुत्वीय जल, और तीसरा होता है अपना केशिकीय जल। ठीक है, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा।
बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाली बात है। तो अगर बात करते हैं आर्द्रताग्राही जल, जो क्या होता है सबसे फर्स्ट टाइप का जो जल होता है, या आपने देखा होगा कि जब अपनी जो सोइल की जो सरफेस होती है, जब हम सुबह की टाइम आई मीन इतना काम है फील नहीं होता, बट अगर आप कभी फील करके देखते हैं तो सुबह के टाइम में थोड़ी सी क्या होती है, नमी फील होती है, उसमें पानी नहीं होता तो नमी क्या होती है, फील होती है। जो पहले वाला होता है आर्द्रताग्राही जल, ये जो जल होता है ये पौधों के लिए तो अनअवेलेबल होता है, यानी पौधे तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु ये जो क्या होती है अपनी मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उस पर क्या होता है, ये चिपके हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं आर्द्रताग्राही जल। नेक्स्ट होता है गुरुत्वीय जल, यानी जब अपना बहुत टाइम एकदम से बारिश पड़ती है या अपने पानी में बहुत सारा पानी पिलाया पौधों को या खेत में पानी छोड़ा, तो क्या होता है जो ज़्यादा पानी होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे चला जाता है, और जो नीचे चला जाता है यानी जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है, तो जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाने के बाद क्या होता है, वो अपने पौधों के लिए तो अनअवेलेबल होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें मुश्किल से 1 मीटर या 1 से 2 मीटर तक ही जा पाती है। अगर आगे 1 से 2 मीटर से नीचे चला जाता है तो वो जो जल होता है वो क्या होता है, पौधों के लिए अनअवेलेबल हो जाता है, और जो गुरुत्वीय जल है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे की साइड चला जाता है, और जो अपने भूमिगत जल स्रोत हैं जैसे कुआं हुआ, बावड़ी हुई, जिनमें पानी नीचे से आता है उनकी पूर्ति करता है। लास्ट वाला जो जल होता है वो होता है केशिकीय जल, जो हमारे पौधों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और पौधों को अवेलेबल भी यही जल होता है। कौन सा वाला, केशिकीय जल। अब केशिकीय जल की बात करें तो वो जल, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो जल जो आर्द्रताग्राही जल और प्लस फील्ड कैपेसिटी यानी अपनी क्षेत्र क्षमता दोनों के बीच में उपस्थित होता है और पौधों को प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, केशिकीय जल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आए।